अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सिलेक्शन प्रोसेस के 8 स्टेप देखे थे। आज थोड़ा सा उसका रिव्यू करते हैं, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस के 8 बेसिक स्टेप्स थे, जिसमें सबसे पहले जो कैंडिडेट जिसको हमने सेलेक्ट करना है उसकी इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है। एक दफ़ा जब वो इस इंटरव्यू से गो थ्रू हो जाता है, अपनी क्यूरीज को रिजॉल्व कर लेता है, तो फिर कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, उसका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया जाता है। फिर उसको एम्प्लॉयमेंट टेस्ट अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जिसमें अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर क्वेश्चंस होते हैं। अगर वो इसको भी सक्सेसफुली पास कर लेता है और उसमें अगर सिक्योर कर लेता है जितने भी रिक्वायर्ड मार्क्स थे, तो उसका कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू होता है, जिसकी टाइप्स हमने बड़ी डिटेल में लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। एक दफ़ा जब वो इंटरव्यू से गो थ्रू हो जाता है, तो फिर उसकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की जाती है। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की भी हमने मुख्तलिफ मेथड्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कंडीशनल जॉब ऑफर उसको की जाती है, जिसमें अगर जॉब से रिलेटेड कोई फेवरेबल या अनफेवरेबल कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, उस कंडीशन के बेसिस पे उसको अपॉइंट कर दिया जाता है। या जैसे कॉन्ट्रैक्टेड बेस है या प्राइवेट उसकी जॉब है। और फिर अगर रिक्वायर्ड है तो उसका मेडिकल और फिजिकल एग्जाम्स जो है वो दिया जाता है। और फिर एक दफ़ा जब इन सारे स्टेप से वो गो थ्रू हो जाता है और उसकी जॉब सिक्योर हो जाती है, तो फिर उसकी परमानेंट हायरिंग कर दी जाती है, उसको परमानेंट जॉब ऑफर कर दी जाती है। इसी के साथ हमने लास्ट लेक्चर में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। रिलायबिलिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन टूल टू मेजर एंड एट्रीब्यूट कंसिस्टेंसी। बेसिकली हम इसमें उस कैंडिडेट का सिक्योर स्कोर चेक कर रहे होते हैं कि अगर 100 में से वो किसी एक टेस्ट में 50 मार्क्स ले रहा है, तो एक साल बाद अगर उस टेस्ट की रिपीटिशन की जाए तो उसके 100 में से कितने मार्क्स आएंगे। अगर तो कंसिस्टेंटली उसके सेवरल ईयर 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो कैंडिडेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिलायबल है। हमने जो टेस्ट डिज़ाइन किया है, जो सिलेक्शन टूल उसके लिए यूज़ किया, वो भी रिलायबल है। वैलिडिटी क्या होती है कि आपका जो सिलेक्शन टूल है जिसके थ्रू आपने किसी कैंडिडेट के स्कोर्स की रिलायबिलिटी को मेजर किया है, उसको रिलेट कर दिया जाता है उसकी जॉब परफॉर्मेंस के साथ। अगर उसने एक टेस्ट में 100 में से 80 स्कोर किया है, और जॉब परफॉर्मेंस में जब ऑन गोइंग उसको कोई जॉब एक्टिविटी दी जाती है, तो उसमें भी इसका स्कोर अगर 100 में से 80 होता है, तो इसका मतलब है कि आपका टेस्ट जो है, जो आपने सिलेक्शन टूल यूज़ किया, वो रिलायबल होने के साथ साथ वैलिड भी है। फिर इसके साथ हमने वैलिडिटी की मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ ली थी, जैसे कंटेंट वैलिडिटी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है और क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है। इसके बाद हमने इंटरनेशनल असाइनमेंट से रिलेटेड सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लिया था कि अगर कैंडिडेट खुद इटसेल्फ इंटरेस्टेड है और उसकी फैमिली अगर सपोर्टिव है और वो उसको परमिट कर रही है इंटरनेशनल जॉब के लिए, जॉब असाइनमेंट्स के लिए, तो फिर उसको गो थ्रू करना चाहिए। और फिर एट द एंड, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एक इफेक्टिव रिज्यूम डेवलप करने के लिए कुछ सजेशन दी थी, इसी तरह अपने इंटरव्यू को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ सजेशंस थी, जिनको हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दफ़ा जब कोई कैंडिडेट आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाता है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के उस इन्वायरमेंट से किस तरह से फेमिलियरिटी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से डेवलप होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को किस तरह से अंडरस्टैंड करेगा, उसके इन्वायरमेंट को कैसे समझेगा, ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड और आउटसाइड रिलेटेड इन्वायरमेंट, जिसमें कलीग्स के साथ उसकी इंटरेक्शन, एम्प्लॉयज़ के साथ उसकी इंटरेक्शन, मैनेजमेंट के साथ, रादर टॉप मैनेजमेंट के साथ उसकी इंटरेक्शन, क्लाइंट के साथ उसकी इंटरेक्शन किस तरह से होगी, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है जिसको उसने फुलफिल करना है। ये सारी टेक्निक्स अब हम सीखेंगे सोशलाइजिंग, ओरिएंटिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉय के चैप्टर में। तो चलें जी अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन बेसिकली क्या है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर ऑल यूज्ड टू हेल्प न्यू एम्प्लॉय अडॉप्ट टू देयर न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड बिकम फुली प्रोडक्टिव। बेसिकली आपने ट्रेन और डेवलप करना है अपने न्यू एम्प्लॉय को, या ऐसा सिलेक्टेड ऑन गोइंग एम्प्लॉय जिसको आप फेमिलियर करना चाहते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट के साथ, और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी उसके स्टेक होल्डर हैं उनके बिहेवियर के साथ। स्टेक होल्डर जिसमें मैंने आपको बता दिया, उसके कलीग्स हो गए, उसके सबऑर्डिनेट्स हो गए, क्लाइंट हो गया, मैनेजमेंट हो गया, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है और ऑर्गेनाइजेशन के उस बंदे के साथ क्या एक्सपेक्टेशंस है, और वो जो न्यू एम्प्लॉई है या ऑनगोइंग एम्प्लॉई है वो उनकी इस एक्सपेक्टेशंस को, उसके इस इन्वायरमेंट को किस तरह से अंडरस्टैंड करेगा, किस तरह से अडॉप्ट करेगा, ये सारा कुछ सोशलाइजेशन प्रोसेस का हिस्सा है।
तो डेफिनेशन क्यों हम यूज़ करते हैं जी सोशलाइजेशन, ताकि जो हमारा न्यू एम्प्लॉय है वो अडॉप्ट कर सके न्यू ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको, और फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्सपेक्टेशंस है, जो उसके गोल्स होते हैं, किस किस्म की नेचर है उसको, और फिर अपने आप को फुली प्रोडक्टिव वो बना सके। आइडियली एम्प्लॉयज विल अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द बिहेवियर डिजायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड विल बी एबल टू अटेन देयर ओन गोल्स बाय एग्जिबिटिंग दीज बिहेवियर। आइडियली क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने से पहले भी उसके सिलेक्ट जब वो उस पर अप्लाई कर रहा होता है तो वो इंटरनेट के थ्रू उस एम्प्लॉय जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वेबसाइट से गो थ्रू होकर उससे रिलेटेड जो इनिशियल नो हाउ है वो जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए होती है वो इकट्ठी कर लेता है। फिर क्या करता है, एक दफ़ा जब उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है किस किस्म के गोल एग्जिबिट कर रही है और किस किस्म का बिहेवियर जो डिमांड कर रही है अपने जो भी उसके एप्लीकेट है उनके साथ, उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। फिर जब वो पूरे सिलेक्शन प्रोसेस से होके जाता है तो फिर उसको मज़ीद नोहा हो जाती है कि उसको किस किस्म उसके एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं उस एम्प्लॉय की नॉलेज, स्किल्स और जो भी उसके एक्सपीरियंसेस थे उसके साथ। अब बेसिकली सोशलाइजेशन में क्या होती है, आपका जो एम्प्लॉय है वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने किस किस्म का बिहेवियर डिज़ायर किया था और अब वो अपने उन गोल्स को अचीव करने के लिए किस तरह से इस बिहेवियर को एग्जिबिट कर रहा है। बेसिकली ये है क्या कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस हैं और उसके डिज़ायर गोल हैं कि आपके एम्प्लॉय जो है उसने क्या करना है और उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो सोशलाइजेशन क्या हुआ हमारे पास, सोशलाइजेशन हमारे पास वो प्रोसेस है, अ प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन टू अ न्यू वर्क रोल। एक ऐसा प्रोसेस है, अडेप्टेशन का प्रोसेस है, जिसके थ्रू आपका जो एम्प्लॉय है वो जो भी उससे वर्क रोल एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसको अडॉप्ट करता है। एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड व्हेन एवर इंडिविजुअल चेंजेस जॉब। और देखिए कोई एक्सपीरियंस बंदा भी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जब किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेगा तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपनी नेचर ऑफ जॉब, उसका अपना एक बिहेवियर, उसका अपना एक कल्चर होता है जिसके मुताबिक उसको एडजस्ट होना होता है। तो जब इंडिविजुअल अपनी जॉब चेंज करता है तो उसको वो जो एग्जिस्टिंग वर्क बिहेवियर या जो भी वर्क एनवायरनमेंट है या वर्क कल्चर जो कि ऑर्गेनाइजेशन परसू कर रही है उसमें उसको एडजस्ट होना है। द मोस्ट प्रोफाउंड एडजस्टमेंट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल फर्स्ट एंटर एन ऑर्गेनाइजेशन, और ये उसी वक्त ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी और ज़्यादा आपका एम्प्लॉय उसी वक्त ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है जब वो फर्स्ट टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनता है और उसका एक तरह से फर्स्ट डे है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन के उसको फिजिकली जो है वो अटेंड कर रहा होता है। अब एजम्पशंस आ जाती हैं ऑफ द एम्प्लॉय सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी। इसके साथ कुछ एजम्पशंस क्या हैं कि आपकी एम्प्लॉय सोशलाइजेशन जो है वो बेसिकली स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को और उसके ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी को। जितनी ज़्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, जितना ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, जितना ज़्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा, उतना ही ज़्यादा उसका जो एम्प्लॉय है वो रिजिड होगा उसको अडॉप्ट करने के लिए। तो उसकी परफॉर्मेंस, उसका बिहेवियर, उसका वर्क का जो भी स्टाइल है वो टोटल डिपेंड हो जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और उसके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी बिहेवियर है, जो भी उसकी नेचर ऑफ वर्क है उसके साथ। और यही चीज़ जब उसकी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगी तो ही ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी जो है उसको आप इफेक्टिव बना सकते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू डू द जॉब एंड इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल फिट। फिर ये जो सोशलाइजेशन है इसी प्रोसेस के थ्रू ही आपका जो एम्प्लॉय है उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि किस तरह से हाउ टू डू द जॉब एंड इंश्योरिंग ऑर्गेनाइजेशनल फिट, और उससे हमने आपको कैसे बेस्ट फिट करना है इस एनवायरनमेंट के साथ। न्यू मेंबर्स सफर फ्रॉम एंग्जाइटी which motivate them to learn the values and norms of the organization। आपको जो न्यू मेंबर्स होता है उसको एंग्जाइटी इसलिए होती है कि वो टोटल अनफेमिलियर या इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होता उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो कंफ्यूज होता है। और अगर आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हो या ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक जो भी कल्चर है उससे इंट्रोड्यूस कर देते हो, उसकी ओरिएंटेशन प्रॉपर कर लेते हो, तो ये चीज़ उसको मोटिवेट कर देती है जिसके थ्रू वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू, नॉर्म्स और उसके कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकता है और लर्न कर सकता है।
Socialization is influenced by the subtle and less subtle statements and behavior exhibited by the colleagues, management, employees, clients and other. अब ये socialization या orientation, basic orientation उसको कहाँ से provide होती है? Basically वो influenced हो रहा था, ये formally भी provide कर दी जाती है और informally भी, और informally जिनके through ये उसको provide की जा रही होती है वो basically उसके colleagues, management, employees, clients and others का clients other जो भी उससे related subordinate है उनका mostly behavior होता है जिसको उसने अंडरस्टैंड करना होता है और उसके मुताबिक उसने काम करना होता है। तो बेसिकली ये क्या है, असल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो बहुत क्लियर होता है, ठीक है, और उसकी जो हायरार्की है वो भी बड़ी अच्छी तरीके से डिफाइन होती है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके थ्रू वो कुछ नो हाउ या इंट्रोडक्टरी आप फेमिलियरिटी जो है उसके साथ वो ले लेता है, लेकिन उसके बाद मज़ीद एडजस्टमेंट के लिए उसको अपने जो भी सबऑर्डिनेट हैं, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बिहेवियर, उनकी नॉर्म्स, उनकी वैल्यूज़, उनके काम करने के स्टाइल को देख के वो उस चीज़ को अडॉप्ट करता है। इंडिविजुअल एडजस्ट टू अ न्यू सिचुएशन इन रिमार्केबली सिमिलर वे, ऑल न्यू एम्प्लॉयज़ गो थ्रू अ सेटिंग इन पीरियड। अब ज़ाहिर बात है जितने भी न्यू एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटलिंग इन पीरियड आहिस्ता आहिस्ता ही सेटल होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के साथ, उसकी जो भी कल्चर है उसके साथ, और फिर उसको एडजस्ट करके उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में सिलेक्शन प्रोसेस के कुछ स्टेप्स पढ़े थे, इसी तरह से सोशलाइजेशन प्रोसेस के भी कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आगे डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका प्री अराइवल स्टेज कहलाती है। प्री अराइवल स्टेज क्या होती है कि जब आपका इंडिविजुअल आपके ऑर्गेनाइजेशन की उस सेट ऑफ वैल्यूज़, एटीट्यूड और एक्सपेक्टेशन का हिस्सा बनता है, तो उससे पहले भी उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है और वो जो सिलेक्शन प्रोसेस से गुजर के आया होता है उससे भी वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन का जो नॉर्म्स हैं या उनकी जो वैल्यूज़ या एटीट्यूड्स हैं वो परसीव कर चुका होता है। तो प्री अराइवल स्टेज क्या होती है कि इंडिविजुअल अराइव्स विद अ सेट ऑफ वैल्यूज़, एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशंस व्हिच दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड द सिलेक्शन प्रोसेस, कि जो उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे अगर वो किसी इंटरव्यू के थ्रू हुआ है, जो उसका सिलेक्शन, लेट्स सपोज उसने उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को पहले से विजिट किया हुआ है, तो उसको एटलीस्ट नेचर ऑफ जॉब से रिलेटेड या ट्रेनिंग्स के मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड या उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे या उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या अचीवमेंट है, उनसे रिलेटेड उसको कुछ ना कुछ पहले से फेमिलियरिटी हो जाती है और वो क्या करता है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़, एटीट्यूड और एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की कोशिश करता है। जो हमारी सेकेंड स्टेज होती है बेसिकली इससे जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो बेसिकली इनकाउंटर स्टेज कहलाती है। इनकाउंटर स्टेज क्या है बेसिकली कि देखिए अब वो एक्चुअल जॉब का हिस्सा बन चुका है, ठीक है, और वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ या प्रीवियस लर्निंग से जो भी उसने एक सिलेक्शन प्रोसेस से गो थ्रू है बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके आया है, ठीक है। इनकाउंटर स्टेज ये होती है कि बेसिकली वो ये देखता है कि उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो परसीव्ड उसकी एक्सपेक्टेशंस थी, अब जबकि वो इन एक्चुअल में उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन गया तो वो एक्सपेक्टेशंस उसकी एक्चुअल जो भी ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ हैं उनसे मैच करी है या नहीं करी, और इससे जो डिफरेंसेस आते हैं उनको वो बेसिकली ओरिएंटेशन के थ्रू या इनकाउंटर स्टेज के थ्रू उनको क्लियर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल डिस्कवर हाउ वेल देयर एक्सपेक्टेशंस मैच रियलिटीज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि वाकई उसके एक्सपेक्टेशंस कितनी ज़्यादा रियलिटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिचुएशंस है, रियल सिचुएशंस है, उनके साथ मैच करी है, और अगर कोई डिफरेंस एग्जिस्ट हो रहा है तो सोशलाइजेशन अकर्स टू इम्ब्यू द एम्प्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, तो ओरिएंटेशन का उसको पार्ट बना दिया जाता है जिसमें उसको इनिशियल जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड है उससे फेमिलियर कर दिया जाता है उस एम्प्लॉय को। हमारी जो थर्ड स्टेज होती है वो हमारी मेटामॉर्फोसिस स्टेज कहलाती है। मेटामॉर्फोसिस स्टेज ये होती है कि इसमें इंडिविजुअल अपने उन डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करने के बाद अडॉप्ट कर लेता है ऑर्गेनाइजेशन को, अपने आप को एक्सेप्टेड फील करता है और उसको ये पता होता है कि अब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उससे क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब इसी चीज़ को हम इस डायग्राम से थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली स्टेज जो थी सोशलाइजेशन प्रोसेस की वो प्री अराइवल स्टेज थी, जिसमें क्या था हमारे पास कि सेट ऑफ एक्टिविटीज़ थी। इन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ में ये किया जाता था कि आप मतलब सेट ऑफ प्री अराइवल स्टेज क्या थी जिसमें आपका इंडिविजुअल्स जो था
वो अराइव हो रहा था आपके ऑर्गेनाइजेशन में विद अ सेट ऑफ वैल्यूज, एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशंस व्हिच दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड द सिलेक्शन प्रोसेस। अब जब वो अपनी ये सेट ऑफ वैल्यूज, एटीट्यूड और एक्सपेक्टेशंस को मैच करेगा रियलिटीज़ के साथ, तो वो इनकाउंटर स्टेज का पार्ट बन जाएगा। इनकाउंटर स्टेज फिर क्या थी कि जब उसकी ये सेट ऑफ वैल्यूज़ जो थी, जो भी उसकी एक्सपेक्टेशंस थी, जब वो रियल सिचुएशंस के आया है तो उससे जो मैच करी हैं या नहीं करी, और इनसे जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं उनको फिर ओरिएंटेशन के थ्रू जो है वो रिजॉल्व किया जा रहा है। ओरिएंटेशन के थ्रू एक दफ़ा जब उसके सारे डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर दिया जाता है, वो फेमिलियर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के साथ, तो फिर वो मेटामॉर्फोसिस स्टेज में एंटर हो जाता है। और मेटामॉर्फोसिस स्टेज हमारे पास क्या थी कि जिसमें इंडिविजुअल जो था वो अडेप्ट कर लेता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, उसको पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्टैंडर्ड है, क्या उसके गोल्स हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव होंगे, किस किस्म का वर्क, जो भी एक्टिविटी है वो उससे डिमांड की जाएगी और एक्सपेक्ट की जाएगी, वो अपने आप को एक्सेप्टेड फील करता है। और उसके साथ साथ उसको पता होता है कि उससे क्या, उसके यहाँ पे होने की रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है और उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एक दफ़ा जब वो मेटामॉर्फोसिस का हिस्सा बन जाता है तो फिर एम्प्लॉयज़ आउटकम्स के तौर पे हमने कहा था कि फिर ये जो हमने लास्ट बिल्कुल स्लाइड में पढ़ा था, लास्ट फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि एक दफ़ा जब वो सोशलाइजेशन प्रोसेस से गो थ्रू हो जाता है तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी स्टेबिलिटी को इंश्योर कर रहा होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी को किस तरह से वो इंश्योर कर रहा होता है? अपने आउटकम्स के थ्रू, अपनी प्रोडक्टिविटी के थ्रू, अपनी कमिटमेंट के थ्रू और अपने टर्नओवर के थ्रू। ये तीनों जो रेट हैं जिनके थ्रू ये अपने आउटकम्स को शो कर रहा होता है, ये इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। अगर तो उसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो जाती हैं और वो रियलिटी में एडजस्ट हो जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी जो डिफरेंसेस हैं, जो गैप्स थे एक्चुअल और रियलिटी के बीच में, उनको प्रॉपर एड्रेस नहीं किया जा रहा, उसको अपनी रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस या रीज़न ऑफ, वो अपने आप को एक्सेप्टेड फील नहीं कर रहा है, वो अपने आप को एक्सेप्टेड फील नहीं कर रहा है, उसको पता नहीं है कि उससे क्या एक्सपेक्टेशन ली जा रही है, वो किसको रिपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी और उसमें इफेक्टिवनेस भी नहीं आएगी। इसी तरह से जब एम्प्लॉय को अपने इम्पोर्टेंस का पता चल जाता है और उसको ये पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो उसकी कमिटमेंट हाई हो जाती है। लेकिन अगर नहीं तो फिर उसकी कमिटमेंट लो होती है। अगर उसकी कमिटमेंट हाई होगी तो भी वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इफेक्टिवली इंक्रीज करने की कोशिश करेगा और ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिव पार्ट बन जाएगा। मेटामॉर्फोसिस स्टेज में ही उसका जो टर्नओवर है वो भी डिसाइड हो जाता है। अगर तो वाकई जो कुछ उसने डिज़ायर किया था वही एक्चुअल आउटकम्स में उसको रिसीव हो रहा है, तो फिर एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है कि एम्प्लॉय टर्नओवर बेसिकली ये होता है कि जिसमें नंबर ऑफ पीपल लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन के जब उनके बेसिक राइट्स, जो जॉब राइट्स हैं वही फुलफिल नहीं हो रहे होते हैं और जो कुछ उन्होंने एक्सपेक्टेशन उनकी होते हैं या उनका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वही क्लियर नहीं हो रहा होता है, या उनके एम्बिग्यूटी रिजॉल्व नहीं हो रही होती हैं, या उनको उनके प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिल रही होती है, उनकी एंग्जाइटीज़ रिजॉल्व नहीं हो रही होती हैं, तो फिर एम्प्लॉय टर्नओवर जो है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, जॉब प्रोटेक्शन नहीं होती है, क्लियर नहीं होती बहुत सी सिचुएशंस, तो फिर टर्नओवर रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर ये क्लियर होती है तो टर्नओवर रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। टर्नओवर जैसा कि बता दिया कि आपके नंबर ऑफ पीपल लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, और ये इनकी जो लेफ्ट ओवर की बहुत सी रीजंस होती हैं जो कि आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। लेकिन बेसिक रीज़न यही होती है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है और उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, जो वो एक्सपेक्ट करके आया होता है वो मेटामॉर्फोसिस स्टेज में फुलफिल नहीं हो रही होती। वो अपने आप को ना तो एक्सेप्टेड फील कर रहा होता है, ना ही उसको पता होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की उसके साथ बेसिक एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या है। जी, द पर्पस ऑफ न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, यहाँ पे आके हमें एक बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है इस खास तौर पर इस डायग्राम को देख के कि एक एम्प्लॉय अपने सेट ऑफ वैल्यूज़ के साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहा है प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को लेके। अगर उसको प्रॉपर इनकाउंटर नहीं किया जाएगा, अगर उसका उस गैप को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा ओरिएंटेशन के थ्रू,
तो फिर उसका टर्नओवर भी इंक्रीज़ कर सकता है, उसकी कमिटमेंट भी लो हो सकती है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट हो सकती है। तो क्या होता है, ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि मे बी डन बाय द सुपरवाइज़र, द HRM स्टाफ और सम कॉम्बिनेशन। ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी। फॉर्मल वे में कि बाकायदा डेट के साथ इसमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स बता दिए जाएँ आपको, ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, उसकी पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस बता दी जाए, उसके प्रोसीजर ऑफ वर्क क्या हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे के, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दे के जो आगे हम इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे भी ट्रेनिंग चैप्टर में, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन कर दिए जाएँ, उसकी जो भी HRM पॉलिसीज एंड बेनिफिट्स हैं वो डिफाइन कर दिए जाएँ, और फेलो एम्प्लॉयज़ का कोऑपरेटिव बिहेवियर हो जिसकी वजह से वो अपने आप को एक्सेप्टेड फील करे। तो इनफॉर्मल भी हो सकती है ये, फॉर्मल भी। इनफॉर्मल किस तरह से कि आप डिनर के थ्रू, लंच के थ्रू, बेसिकली आपने अपने और अपने सबऑर्डिनेट्स के दरमियान जो एक कम्युनिकेशन गैप बन चुका होता है उसको रिड्यूस करना होता है ओरिएंटेशन में। इसी तरह से आपने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और उसके इन्वायरमेंट के साथ फेमिलियरिटी हासिल करनी होती है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन में बेसिकली साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को आपके और आपके एम्प्लॉयज़ के दरमियान जो गैप है उसको आपने किस तरह से रिड्यूस करना है, फॉर्मल ओरिएंटेशन के थ्रू या इनफॉर्मल ओरिएंटेशन के थ्रू। अब ओरिएंटेशन का ही पार्ट है जिसके थ्रू वो जो एम्प्लॉय होता है वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को लर्न आउट करता है। कल्चर बेसिकली लॉन्ग स्टैंडिंग ऑफन अनरिटन रूल्स अबाउट व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बेसिकली कल्चर वो नॉर्म्स, वो वैल्यूज़ होते हैं जो कि रिटन नहीं होते हैं, ये इवोल्यूटेड होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग स्टैंडिंग रूल्स बेसिकली होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, नॉर्म्स, वैल्यूज़ होती हैं, ट्रेडिशंस कह सकते हैं आप। बेसिकली ये क्या बता रहा होता है कि क्या चीज़ अप्रोप्रिएट है, क्या चीज़ एक्सेप्टेड है और क्या चीज़ जो है वो अनअप्रोप्रिएट है। और एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ नो हाउ होना और अटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो ये अंडरस्टैंड कर सके कि ऑर्गेनाइजेशन की उसके साथ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस किस्म का बिहेवियर, किस किस्म की वैल्यूज़ और किस किस्म का नॉर्म्स जो हैं, किस किस्म का एटीट्यूड बेसिकली या बिहेवियर वो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करी है अपने उस न्यू एम्प्लॉय के साथ। सोशलाइज्ड एम्प्लॉयज नो हाउ थिंग्स आर डन, व्हाट मैटर एंड विच बिहेवियर एंड पर्सपेक्टिव्स आर एक्सेप्टेबल। आपको जो न्यू ओरिएंटेशन है उसमें CEO का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यूजुअली सीनियर मैनेजमेंट और ऑफन विजिबल ड्यूरिंग द न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन डे पे ही आपके जो CEO होते हैं वो विजिबल होते हैं, ये वेलकम करते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनको प्रोवाइड करते हैं विजन फॉर द कंपनी, इंट्रोड्यूस कंपनी कल्चर, व्हाट मैटर्स, कन्वे दैट द कंपनी केयर्स अबाउट एम्प्लॉय, allay some new employee anxieties and help them to feel good about their job choices। जैसे देखें आप जब जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपका फर्स्ट डे जो ओरिएंटेशन डे था उसमें आपको बड़ा क्लियरली बता दिया गया था कि कॉमर्स का विजन मिशन क्या है और आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कितने आपके सेमेस्टर्स होंगे, हर सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट्स को ओवरटेक करने की किस तरह से किया जाता है, लाइब्रेरी, फिर उसके बाद कितने क्विज़ेस और कितने असाइनमेंट्स हैं जिनको आपने पास करना है, उनकी क्या वेटेज है, सेशनल और फाइनल्स में आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, प्रोजेक्ट के आपके कितने मार्क्स हैं। ये सारी करने के बाद आपको एक प्रैक्टिकल जो है वो टूर कराया जाता है जिसके थ्रू आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट के साथ, कैंटीन किधर है, क्लासरूम का कैसा स्ट्रक्चर है, HOD का ऑफिस किधर होगा, IT लैब्स किधर होंगी, आपको एक फेमिलियरिटी दे दी जाती है जिसकी वजह से आप जो है अपने आप को एक्सेप्टेड फील करते हैं और आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना जो है वो पसंद करते हैं। HRM रोल इन ओरिएंटेशन। अब यहाँ तक हमें ये पता चला कि अभी तक ओरिएंटेशन में टोटली हमारे एक तो एम्प्लॉय के साथ HRM तो इन्वॉल्व थी, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो CEO हैं उनकी अपीयरेंस होती है जो आपको कंपनी की पॉलिसीज़ और विजन के मुतालिक नो हाउ देते हैं और उसके साथ साथ आपको वेलकम करते हैं और आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं कंपनी का क्या कल्चर है और किस तरह से यहाँ पे मैटर्स को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो बेसिकली HRM का होता है। ये कोऑर्डिनेटिंग रोल भी होता है और पार्टिसिपेंट रोल भी होता है। कोऑर्डिनेटिंग रोल क्या है HRM का कि इंस्ट्रक्ट न्यू एम्प्लॉइज व्हेन एंड वेयर टू रिपोर्ट, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द बेनिफिट चॉइसेस। कि आपके जो HRM है वो आपके एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि आपने किसको रिपोर्ट करना है, कब करना है, कौन सा आपका बॉस है और
किन के थ्रू आपने ये रिपोर्टिंग करनी है, आपके सब ऑर्डिनेट्स जो है वो कौन से हैं। और इसके साथ साथ आपको जो बेनिफिट चॉइसेस हैं आपके हर डीड के अगेंस्ट, जो भी वर्किंग एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हो ये आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे बेनिफिट्स कंपनसेशन वाले चैप्टर में, कि वो जो बेनिफिट आपको उसके अगेंस्ट मिलना है किसी भी वर्किंग एक्टिविटीज़ के थ्रू वो क्या क्या हो सकते हैं। ये ABC चॉइस भी हो सकती है, ADF भी हो सकता है, AZX भी हो सकता है, कोई भी बेनिफिट है जो कि आपको रिसीव होना है तो इसके मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको दी जाती है। पार्टिसिपेंट रोल कैसे कि HRM ऑफर इट असिस्टेंस फॉर फ्यूचर एम्प्लॉय नीड करियर गाइडिंग एंड ट्रेनिंग। इसी तरह से HR जो है वही ऑफर आपको करता है कि उस एम्प्लॉय के आपकी परफॉर्मेंस को देख के प्रेजेंट की भी फ्यूचर की भी कि किस किस्म की करियर गाइडेंस चाहिए, करियर डेवलपमेंट चाहिए, और ट्रेनिंग सेशन ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब अगर आपको देने हैं, जो कि अगले चैप्टर में हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो आज के चैप्टर में हमने ये देखा कि सिलेक्शन प्रोसेस से एक दफ़ा गो थ्रू होने के बाद जब वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी का हिस्सा बनता है तो उसका जो सबसे पहली स्टेज है सोशलाइजिंग की स्टेज, जिसके थ्रू आप कंपनी की इन्वायरमेंट, उसके नेचर, उसके कल्चर, उसके जो भी गोल्स हैं उससे मुतल्लिक उस एम्प्लॉय को गाइड कर रहे होते हो, उसकी ओरिएंटेशन कर रहे होते हो और उसको एक एक्सेप्टेड फील कर रहे होते हो, और अपनी एक्सपेक्टेशंस और उसकी एक्सपेक्टेशंस को इन रियलिटी में सॉर्ट आउट करके उसको बता रहे होते हो कि वो कैसे बेटर प्रोडक्टिव एम्प्लॉय आपके लिए बनेगा और अपनी कमिटमेंट आपके साथ शो करेगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इफेक्टिव और एफिशिएंट पार्ट जो है परफॉर्मेंस में फुलफिल करेगा और फिर आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। आज के चैप्टर के लिए इतना ही। खुदा आपका हामी नासिर है। इंशाल्लाह कल के चैप्टर में हम ट्रेनिंग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि ओरिएंटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जब पार्टिसिपेट रोल है एक HRM का, जिसके थ्रू अगर एम्प्लॉय की नीड स्टिल है, जिसके थ्रू उसको अभी लर्निंग एक्सपीरियंस नॉलेज स्किल्स होने के बावजूद मज़ीद लर्निंग की ज़रूरत है तो उसको कैसे गाइड किया जाता है और कैसे उसको ट्रेन किया जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।